यूट्यूब चैनल स्मार्ट सर्च एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे इंटर क्लास की फिजिक्स और उसमें आपका चैप्टर का नाम है जो वैद्युत चालन है। वैद्युत चालन आपको पढ़ाएंगे और इसी चैप्टर के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पहले के वीडियो में बता चुके हैं, तो उसमें वीडियो लंबा हो रहा था, तो मैं इस वीडियो में अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। जो कोई भी आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक हम आपको इस डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप वहां से उस वीडियो को आप देख सकेंगे, जिसमें मैंने वैद्युत चालन की जो है कुछ टॉपिक्स जैसे कि वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन, ओम का नियम और वैद्युत धारा का जो धारा घनत्व है, तो अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध, इस प्रकार के कुछ टॉपिक उसमें बताए थे। जो आज के वीडियो में जो टॉपिक है उसका नाम ही क्या है, आवेश वाहकों की गतिशीलता। तो आवेश वाहकों की गतिशीलता के बारे में अगला टॉपिक है, इसके बारे में बताएंगे। देखिए क्या है आवेश वाहकों की गतिशीलता। देखिए जो आवेश वाहकों की गतिशीलता, तो इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे। डिफाइन करते हैं जिसको म्यू से दिखाया जाता है, म्यू इक्वल टू वी अपॉन ई। तो हम बोलेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेश में उत्पन्न अनुगमन वेग, किसी वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेश में उत्पन्न अनुगमन वेग तथा उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को ही उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। मोबिलिटी ऑफ चार्जेस कैरियर। देखिए आप अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेश का अनुगमन वेग Vd तथा उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के अनुपात को ही आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता जिसको म्यू से डिनोट किया जाता है, गतिशीलता कहते हैं। चलिए अगर आपको इसको लिखना है तो ये इसको कहते हैं आवेश वाहक की गतिशीलता। अब वीडी वेग आपको पता है कि वीडी बराबर क्या होता है। वीडी बराबर होता है वी टाउ अपॉन ml। तो ये मैं पिछले वीडियो में जो अनुगमन वेग और धारा में जब संबंध बताया था तो उसमें ये निकाल के आपको दिखाया है, ठीक है। तो अनुगमन वेग बराबर क्या होता है, वीडी बराबर वी वोल्टेज ई टाउ अपॉन ml। अगर इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे तो v अपॉन एल, क्योंकि ई बराबर वी अपॉन एल होता है, ई बराबर वी अपॉन एल। तो जहाँ पे v अपॉन एल देखोगे वहाँ रख देना है e, और ये वाला e और ये टाउ अपॉन ये वाला m। तो ये वीडी हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे लिखेंगे अनुगमन वेग। अब क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, तो E बराबर लिखना ही नहीं है आपको, इसको हटा देना है। आपको E बराबर नहीं लिखना है, इसको आपको हटा ही देना है। आपको सीधा क्या है, इक्वेशन इसको 1 लिखना है और इसको 2 लिख लेना है, और बस इसमें क्या करना, रख देना है समीकरण 1 व 2 से। देखिए जब निकालो क्या आ जाएगा, Vd के स्थान पर आपको ये रख देना है ई टाउ अपॉन m। तो वी म्यू इक्वल टू ई टाउ अपॉन m
और अपान ये वाला ई, जब इसको रख देंगे तो इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। जो वैल्यू आएगी म्यू इक्वल टू ई टाउ अपान एम। यही होती है आवेश वाहक की गतिशीलता, जहाँ टाउ जो है श्रांतिकाल है, और मैं इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ श्रांतिकाल क्या होता है। जब दो इलेक्ट्रॉनों की क्रमागत टक्कर होती है, चालक के अंदर क्रमागत दो टक्करें होती हैं, तो क्रमागत दो टक्करों के मध्य लगे हुए समय को श्रांतिकाल टाउ कहते हैं। श्रांतिकाल है, ठीक है। चलिए आपको ये समझ में आ गया कि वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेश का अनुगमन वेग तथा उस वैद्युत क्षेत्र जो उस पर लगाया गया है, जिसके कारण ये आवेश जो है मूव कर रहा है, तो उस वैद्युत क्षेत्र के अनुपात, अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को ही क्या कहते हैं, उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोबिलिटी ऑफ चार्जेस कैरियर। और Vd बराबर ये अनुगमन वेग और धारा में जब संबंध बताता तो उसमें ये बताया था। तो Vd बराबर V टाउ अपान ml। फिर क्या करना है, आपको बता दिया E बराबर V अपान L होता है, तो V अपान L की जगह E रख देना, E टाउ, और क्या हो जाएगा m। फिर क्या करना है, Vd का वैल्यू उठा के इसमें रख देना। जब रखोगे तो क्या आएगा, म्यू इक्वल टू ई टाउ अपान m। चलिए आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखिए, थोड़ा सा आपको ये बताना भूल गए थे कि आवेश वाहक की गतिशीलता जो है Vd अपान ई, इसका जो मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता है मीटर कूलाम प्रति सेकेंड न्यूटन। तो ये आपका मात्रक होता है। तो इसके बाद में आपको हम बताएंगे आवेश वाहक की गतिशीलता तथा धारा घनत्व में संबंध। आवेश वाहक की गतिशीलता, आवेश वाहक की गतिशीलता म्यू व धारा घनत्व में संबंध। देखिए, आवेश वाहकों की गतिशीलता तथा धारा घनत्व में संबंध क्या है। आपको पता है कि आवेश वाहक की गतिशीलता Vd अपान ई होता है, और धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व, लेकिन धारा घनत्व से पहले मैं Vd बराबर लिखूंगा, Vd बराबर I अपान एन ई ए होता है। जब Vd के स्थान पर रखेंगे, जब यहाँ पे लिखेंगे अनुगमन वेग, ये होता है, ऐसे लिखो समीकरण फर्स्ट, ये सेकेंड, ऐसे, क्योंकि इससे पहले वीडियो में ये रिलेशन बता चुके हैं निकाल के, इसका मान आया। अब Vd के वैल्यू उठा के इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू I अपान एन ई ए अपान ई, ये आएगी वैल्यू। जब ये आएगी फिर क्या करोगे, आपको पता है कि धारा घनत्व करंट डेंसिटी J बराबर होता है I अपान ए। तो क्या करना है, संबंध कैसे निकालोगे, तो इसको आप लिख सकते हो I इक्वल टू जे ए लिख सकते हो। तो जहाँ कहीं भी I लिखा है, ऊपर वाली समीकरण तीसरी में उसको क्या कर देना है, आपको रख देना है। तो क्या करोगे, म्यू इक्वल टू आई के स्थान पर रख देना जे ए अपान, और नीचे क्या लिखा है, और ये नीचे वाला इसके गुणा में आ जाएगा, ई एम ई ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आएगा, म्यू इक्वल टू जे अपान ई एन। यही है आवेश वाहक की गतिशीलता और धारा घनत्व में संबंध, ये रिलेशन है। देखिए आपको करना क्या है, पहले आवेश वाहक की गतिशीलता का फार्मूला लिखना है, फिर आपको लिखना है कि उस Vd के बराबर में क्या होता है। तो सबको मालूम है Vd बराबर मतलब धारा घनत्व नहीं, अनुगमन वेग और धारा में संबंध, ये होता है, यानी ये। अब जब इसकी वैल्यू उठा के इसमें रखोगे तब ये आ जाएगा। फिर आपको धारा घनत्व का फार्मूला लिखना है, J बराबर I अपान ए,
फिर उसके बाद में लिखना है आई इक्वल टू जे। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ रख देना, आ जाएगा। जब आई की वैल्यू ये जे रखी गई इसमें तो जे हो गया। और नीचे क्या था, नीचे क्या था, आई की जगह रखी गई, नीचे ये बटे लगा था, बटे, और ये बटे में आएगा ई एन ऐसे कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद में इसको म्यू लिख लिया और जे अपान ए। चलिए ये आपका आ गया संबंध। इसके बाद में है प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में जानकारी देते हैं। चलिए प्रतिरोध देखिए, वैद्युत प्रतिरोध क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। वैद्युत प्रतिरोध क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो देखिए, जो चालक का वो गुण जो है जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करे उसको कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। तो इसके डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करेंगे आर इक्वल टू वी अपान आई, आर इक्वल टू वी अपान आई। तो प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा। तो आप क्या कहेंगे? किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध, किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध उस चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है। कैसे? किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध उस चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है। तो आप क्या करेंगे? इसको नोट कर लेंगे। इसको थ्योरी क्यों बार बार हम लिखेंगे बोर्ड पर, आप नोट कर लीजिएगा। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर, ये इसका मात्रक होता है। और अगला जो है आपका टॉपिक है कि वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। वैद्युत प्रतिरोध को, वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। चलिए मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं। देखिए, जब आप जो है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन करते हैं तो उसमें जो है इस वैल्यू को, जो ये वैल्यू लिखी है ml अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ, इस वैल्यू को ही आर मान लिया जाता है, एक कांस्टेंट स्थिरांक। और आगे जो है, आगे जो आई दे रखा होता है, यहाँ पर भी होता है, तब हम कह देते हैं कि ये जो है उसका वो हो गया, उसको आर मान लेते हैं। कहते हैं कि हाँ ठीक है, ओम के नियम का सत्यापन हो गया, ओम का नियम आ गया निकल कर। तो आर जिसको मैं मानता हूँ वो आर बराबर क्या होता है, जो उससे निकल के आता है, आर बराबर एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो क्या है, इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट लिखेंगे। देखिए कौन कौन से प्रभावित करेंगे। अगर तार की लंबाई को बढ़ाएंगे, अगर तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस जो है उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल में होती है, समानुपात में। अगर आप क्या करेंगे, अगर श्रांतिकाल बढ़ेगा, अगर श्रांतिकाल बढ़ेगा तब रेजिस्टेंस घटेगा। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी, अगर एन क्या है, एन एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो भी रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, उल्टा रिलेशन है। फिर क्या है, तीसरा जो है, अगर चालक का रेजिस्टेंस, अगर चालक का जो क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, एरिया से भी रिलेशन रखता है। तो ये चार, कितना, चार हो गए, चार, चलिए चार हो गए। तो हम कहेंगे कि अब इससे देखिए, और ये उल्टा है 1 बाई करके, तो 1 बाई एन, 1 बाई ए, 1 बाई टाउ। तो किसी चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, इसमें उल्टा रिलेशन है। अगर क्रमागत दो टक्करों के मध्य लगने वाला समय अर्थात श्रांतिकाल टाउ बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, और टाउ घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। फिर क्या है, जो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं
चालक में जो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं, तो अगर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी और वैसे भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो धारा सुगमता से बहेगी, तो उसका रेजिस्टेंस वैसे भी कम होगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका अर्थ क्या है? लेंथ तो बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका अर्थ क्या है? श्रांतिकाल टाउ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और श्रांतिकाल टाउ घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका अर्थ क्या है? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटेंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। फिर इसका अर्थ क्या है? अगर किसी चालक पदार्थ या तार है या कुछ भी है, अगर वो मोटा होगा तो बढ़िया सी धारा बहेगी उसमें। तो अगर चालक पदार्थ का जो है, चालक तार का क्षेत्रफल जो है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और अगर क्षेत्रफल घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यही कारक हैं 4 जो कि उसको प्रभावित करते हैं। चलिए आपका अगला जो टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट कर लीजिए, कि अगर चालक तार की जो है लंबाई जो है n गुना, अगर चालक तार की लंबाई जो है n गुना आप बढ़ाते हैं तो उसका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा? n² गुना बढ़ जाता है। अगर चालक तार के लंबाई n गुना आप बढ़ाते हैं तो उसका जो प्रतिरोध है n² गुना बढ़ जाता है। देखिए, यदि चालक तार की लंबाई n गुना बढ़ाई जाती है तब चालक का प्रतिरोध क्या होता है? n² गुना बढ़ जाता है, n² गुना बढ़ जाता है। तो देखिए, R2 का मतलब बाद वाला रेजिस्टेंस, और मैंने क्या किया, जब n गुना बढ़ाया तो उसका चालक का प्रतिरोध कितना बढ़ जाता है? पहले का n² गुना, पहले रेजिस्टेंस का पहले जो प्रतिरोध था, नंबर 1 का मतलब पहले का प्रतिरोध, उसका n² गुना हो जाता है बाद में। तो आप कहेंगे ये लिख सकते हैं। चलिए देखिए, जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध की विमा लिख लीजिए, ML2T-3A-2, ये प्रतिरोध की विमा होती है। आप नोट कर लीजिए। आपका जो अगला टॉपिक है वो है विशिष्ट प्रतिरोध। इसको रो से डिनोट किया जाता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध रो से दिखाया जाए, रो बराबर E/J किया जाता है, E/J। तो आप ऐसे कह सकते हैं, यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के अंदर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व J के अनुपात को क्या कहते हैं? धारा घनत्व J के अनुपात को क्या कहते हैं? तो वैद्युत क्षेत्र था, धारा घनत्व के अनुपात को ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। रो इक्वल टू, आपको मालूम है V बराबर ED और V बराबर EL होता है। डिस्प्लेसमेंट D होगा तो D होता है, डिस्प्लेसमेंट L होगा तो L होता है। तो क्या होता है? V बराबर ED से आप क्या पता करेंगे? E बराबर कितना होता है? V/L। चूँकि
P इक्वल टू V अपान L, इसलिए क्या करोगे, और I यहाँ पे लिखेंगे चूँकि J इक्वल टू I अपान A, J इक्वल टू I अपान A, तो क्या होता है E बराबर V अपान L लिख लोगे और अपान लगाओगे, ये क्या J इक्वल टू I अपान A, I अपान A, जब इसकी ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ये I लिखाइए, I मल्टीप्लाई करो I अपान A, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो रो इक्वल टू वी ए अपान I इंटू एल, इतना आएगा। और V बराबर क्या होता है, V बराबर IL होता है, चूँकि ओम के नियम से V बराबर IR, V बराबर IR, तो V बराबर IR लिखोगे कितना हो जाएगा, IR इंटू A अपान I इंटू एल, और I से I कट जाएगा, I से I कट जाएगा, कितना आ जाएगा RA अपान एल, तो फाइनल फार्मूला क्या आ जाएगा, रो इक्वल टू RA अपान एल, RA अपान एल। यही आपका विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला होता है, धारा घनत्व का ये होता है। और E बराबर V अपान एल होता है, E बराबर V अपान एल इसमें रख दिया, J बराबर I अपान A रख दिया, इसको हल कर लिया, इतना आया, I से कैंसिल आउट कर दिया, RA अपान एल आ गया, इसको ही कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। और देखिए ये जो रो आया, रो इक्वल टू RA अपान एल, आपको पता है भी, इससे पहले बताया था, R इक्वल टू ML अपान NE स्क्वायर ए टाउ, इसके स्थान पर जब आप रख देंगे तो रो इक्वल टू कितना आ जाएगा, ML अपान NE स्क्वायर ए टाउ इंटू ए अपान एल, ए अपान एल करेंगे, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा MA, और ए से ए चला जाएगा तो ये भी चला जाएगा, कितना बचेगा NE स्क्वायर टाउ, रो इक्वल टू, एक ये फार्मूला आ गया। आगे जो आपका टॉपिक है वो है, इसको सुन लीजिए, इसको ये भी कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, इसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं। अगर ऐसा लिखा मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अगला जो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक का नाम है विशिष्ट। देखिए आपका अगला टॉपिक है विशिष्ट चालकता, और विशिष्ट चालकता को स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसको क्या है, सिग्मा से डिनोट किया जाता है, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। तो आप क्या कहेंगे, इसकी परिभाषा कैसे बोलेंगे, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, मतलब उल्टा को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही उस चालक तार की विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही उस चालक तार की चालकता अर्थात सिग्मा कहते हैं। आपको क्या करना है, रो इक्वल टू RA अपान एल आपको मालूम है, उठा के इसमें रखना है, तो सिग्मा इक्वल टू 1/RA अपान एल, RA अपान एल, और ये लंबी लकीर इसको ऐसे पलट देंगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा इक्वल टू N अपान RA, सिग्मा इक्वल टू L अपान RA। ये क्या है, विशिष्ट चालकता, और इसका जो मात्रक है वो मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये इसका मात्रक है। चलिए, चालक की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, फैक्टर ऑफ टेम्परेचर ऑन, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, फैक्टर अफेक्टिंग द टेम्परेचर ऑन द कंडक्टिव स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। चलिए देखिए क्या है, कहता है कि ताप का प्रभाव आप बताइए, चालक की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव क्या है, रो इक्वल टू M अपान NE स्क्वायर टाउ, ये NE स्क्वायर टाउ, ये फार्मूला होता है। तो अगर टाउ घटेगा तो रो बढ़ेगा, अगर टाउ बढ़ेगा तो रो घटेगा, अर्थात
अगर ये श्रांति काल बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता घट जाएगी, और श्रांति काल घट जाएगा तो प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। देखिए श्रांति काल किस पर डिपेंड करता है, श्रांति काल देखिए अगर आप किसी चालक को, आप नॉर्मली समझ लीजिए, आप किसी चालक को आप हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो क्या होता है, उसके इलेक्ट्रॉनों का जो है वेग बढ़ जाता है, VRMS बढ़ जाता है उसका, इस प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी, टाइम इंटरवल जो है बढ़ता है तो ये वेग बढ़ जाता है। और जब वेग बढ़ता है तो क्या होता है, जो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन की जब दूसरे इलेक्ट्रॉन धनायन से टक्कर होती है तो क्रमागत जैसे टक्कर होती है उसके भी जो समय लगता है उसको टाउ कहते हैं। और जब इसका वेग टेम्परेचर के कारण इसका वेग बढ़ जाएगा तो ये जल्दी से जाकर इससे टकरा जाएगा, और जब जल्दी से जाकर इससे टकरा जाएगा तो इसका समय कम हो जाएगा, टाउ। जब टाउ ये कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। तो निकल के क्या आया निष्कर्ष ये निकल के आया कि ताप बढ़ाने पर चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है। एक फार्मूला होता है रो T इक्वल टू रो 0 1 प्लस अल्फा टी, तो ये आपका फार्मूला हो गया। इससे जो है किसी T टेम्परेचर पर, कोई टेम्परेचर है T फॉर टेम्परेचर, किसी T टेम्परेचर पर आपको क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध बताना है, उसके लिए फार्मूला लगता है। अगला आ गया है कि प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव क्या, ये तो प्रतिरोधकता है, विशिष्ट प्रतिरोध है। अब बताएंगे ताप का प्रभाव किस पर, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। देखिए जो है चालक के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। देखिए तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, R इक्वल टू ML अपॉन NE² A टाउ, और इसमें क्या है, सेम प्रोसीजर वैसा ही है जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस में था। तो आपको क्या है, अगर टाउ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। और मैं आपको बता दूं, ताप जब वृद्धि होगी, अगर ताप वृद्धि होगी तो क्या होगा, टाउ घट जाएगा। अभी आपको बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाता है और वो जाकर दूसरे धनायन से जल्दी से टक्कर कर लेता है, और जल्दी से टक्कर करता है तो समय इसके बीच कम लगता है, अर्थात टाउ कम हो जाता है। तो टाउ कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, ताप वृद्धि पर क्या हो जाता है, चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। और एक फार्मूला होता है कि T टेम्परेचर पर, T तापमान पर प्रतिरोध, इसका फार्मूला होता है RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। आपको अगर T टेम्परेचर पर, ये क्या है, ये प्रारंभिक वो है 0 टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर चालक का प्रतिरोध है। और ये क्या है, किसी T टेम्परेचर पर, T डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, कोई T टेम्परेचर है, कुछ मालूम है 30 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस, उस पर क्या है, प्रतिरोध है। तो आप समझ गए हैं, अगर आपको निकालना है तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। चलिए, और एक बात और नोट कर लीजिए कि ये जो अल्फा है, अल्फा को कहते हैं चालक का ताप गुणांक, ताप गुणांक है।
चालक का ताप गुणांक है। अगर अल्फा बराबर निकालना चाहते हैं तो फार्मूला है अल्फा इक्वल टू ये RT माइनस R0, जब इसमें से गुणा करेंगे और फिर इसके गुणा में जो लिखा हुआ है R0T, तो R0 इंटू T अल्फा बराबर ये फार्मूला है। चलिए, अगर मेरे द्वारा ये बताई गई जानकारी और इस प्रकार का एजुकेशनल वीडियो आपको समझ में आया है, आपको हमारी पढ़ाई हुई फिजिक्स जो है समझ में आई है, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करें। और इससे पहले का वीडियो का लिंक जो है हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार की वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।